हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 10th के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10th 2027 के लिए बैच का शुभारंभ कर दिया गया है। और शुभारंभ भी दोस्तों तो हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय से शुरुआत कर रहे हैं। विज्ञान में दोस्तों हम लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये आज बाबू इसका पहला क्लास होने जा रहा है। अच्छा, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो आप दोस्तों ऐसे जगह पे बैठिए जहां पे आप बोल सकते हैं। क्योंकि बाबू जब भी मैं क्लास करवाऊंगा तो आपसे दो तीन बार बोलवाऊंगा और आपको बोलना भी है। क्योंकि बाबू मेरा मानना यह है कि लिखा हुआ नोट्स वगैरह सब जगह मिल जाता है, किताब भी आपके पास है। अच्छा, किताब कौन सा रखना है आपको बगल में? तो आपको बगल में रखना है भारती भवन, और एक सुंदर सा कॉपी लेके बैठना नोट्स बनाने के लिए। बाबू नोट्स यानी कि आपका जो फेयर कॉपी है वो बनना चाहिए, है ना। फेयर कॉपी एकदम बनना चाहिए बाबू। अभी आप रफ रखना और घर पे आराम से फेयर कॉपी बनाना। क्योंकि बाबू जो भी ऑफलाइन का मटेरियल है हम आपको हर एक गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस के दौरान जब आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे, है ना। क्लास के दौरान जुड़ाव होगा तो फिर आप बढ़िया तरीके से चीजों को गेन कर पाएंगे मुझसे, है ना। अभी तो खैर ये पहला क्लास है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपना 100% दूं जो मैं ऑफलाइन के बच्चों को देता हूं। क्योंकि मेरे को ऑफलाइन के बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन के बच्चे भी मुझे देखेंगे, है ना, क्योंकि उनका भी रिवीजन हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं बाबू अपनी क्लासेस को, है ना। चैप्टर का नाम है बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले बाबू आप क्लास 9th में गए होंगे, 9th से ही 10th में आए हैं, तो आपको बाबू रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ाया गया होगा। रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ाया गया, यहीं से इंट्रोडक्शन शुरू होता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया कोई विशेष रूप से नहीं है। दुनिया में हम हर एक चीज को देखते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे आप देखते होंगे बाबू, सकरात का समय आता है, सकरात का टाइम आता है तो दही खाते हैं लोग। दही कौन चीज से बनता है? दूध से, है ना। दही किस चीज से बनता है? दूध से। अच्छा, दूध था, अब उसको कुछ देर के बाद वह दही बदल जाता है, कुछ दिन के बाद दही बदल जाता है। अब वह दही क्या दूध बन सकता है दोबारा? तो आप कहें कहा गुरुजी मजाक कर रहे हैं का? दूध से दही बना सकते हैं, दही से दूध बनता तो कोई दिक्कत नहीं था, दूध के कमियां नहीं होता, है ना। तो एक्चुअली में बाबू कि पहले क्या था, अभिकारक के रूप में क्या था, हमारे पास दूध था, लेकिन रिएक्शन हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं ना, जोरन जिसको हम लोग बोलते हैं, जोरन डालते हैं, फिर कल होकर के देखते हैं कि पूरा दही बन गया। यानी रिएक्शन करने के लिए कुछ डाले, अब वो रिएक्शन किया, बन गया क्या? दही। और वो एकदम नया गुण वाला, दूध था मीठा, आई बन गया खट्टा। दूध था मीठा, आई बन गया खट्टा, एकदम अलग गुण वाला। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। ये तो बाबू रहा समझने वाली बात। अब एग्जाम में कैसे लिखना है उसको भी आपको हम ही याद कराएंगे, टेंशन मत लो। हमारा एगो लाइन है, लादा लदवादा घरे पहुंचवादा, एकदम घरे पहुंचा के रहेंगे। बस कल ये याद रखना, 85% हम, 15% तुम। मतलब घर में एक आध बार रिवीजन चलते रहना चाहिए, है ना। तो सारा का सारा बात हो जाएगा। और मैं इतना दावा के साथ बोल सकता हूं बाबू, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आएगा ही आएगा। 1,00,000% मुझसे लिखवा लो, जो हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे वो तो आएगा ही आएगा। लास्ट में गेस क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन वो गेस क्वेश्चन आज के मेहनत से उस समय सरल होगा। आज के मेहनत से आज सब चीज पढ़ोगे, उस समय वो यूज होगा, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एक लाइन मैंने लिख रखा है कि हमारे हमारे दैनिक जीवन में बाबू प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे में बाबू दूध से दही बनना, दूध का फटना, देखते होंगे कभी कभी गर्मी के मौसम में दूध फट जाता है। अगर दूध फट जाता उसको वापस से दूध बना पाते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो डांटे नहीं सुनते, है कि नहीं। एक दिन क्या हुआ ना कि दूध मम्मी हमको गर्म करने के लिए दी थी, अब गलती से नींबू था बगल में, नींबू के दाना चल गया अंदर। 1 किलो दूध था, लड़का थे हमने, लड़का थे, आए नींबू के दाना ऐसे 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 करते थे, बिया ऐसे करते थे कि बीवा कैसे पकड़ के बचपन में ऐसे करके करते थे कि केकर बिया, हम पूछते थे कि बिया हमर करने होगा, तो उछल के दिया जलने जाता था ना, तो उधर दिशा में बिया होता था। ऐसे करके नौटंकी कर रहे थे। अब अचानक बीवा कहाँ चल गया? दूध में। अब दूध में चल गया बाबू, आपको पता है, अब दूध में चल गया। हम केमिस्ट्री पढ़े नहीं थे उस समय, अब रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन हो गया तो दूध का हो गया बाबू, फट गया।
तो वापस से तो दूध बन नहीं सकता, क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया करे, लेकिन ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कभी भी वापस नहीं बनता है, वापस नहीं बनता है। जैसे चावल से भात, चावल से भात, है ना, भोजन का पचना। अगर हम भोजन खा लेते हैं, फिर से वापस उसी को भोजन बना सकते हैं क्या? नहीं, अब पच गया, अब कहानी खत्म। अब वो भोजन वापस नहीं आएगा, खत्म। वो मल द्वार से निकल भी गया होगा पच उच के। तो ये सब क्या है बाबू? रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में अब हम लोग चलेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया बाबू, है ना, परिभाषा नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ऐसे नहीं, आप मुझे सुनो पहले। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, फिर से बोल रहा हूं, 2-3 लाइन में बोलूंगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से, है ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला, जो गुण था उससे अलग गुण वाला, है ना, भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोलेंगे बाबू, है ना, अब एक साथ बोलेंगे, है ना। तीन भाग में मैंने तोड़ के बोला हूं, ताकि आपको याद करने के लिए एकदम सहूलियत होगा, है ना। सुनिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे से क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार अपने से बोल के देखिए बाबू, बोलिएगा बाबू, तभी सीखिएगा। फिर से बोलेंगे, जब किसी पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे से क्रिया करके भिन्न गुण वाला पदार्थ का, भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही बात लिखा हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में सुनिएगा, जैसे में अगर आप याद रख सकते हैं बाबू, जैसे में तो यहाँ एग्जाम्पल भी लिख रखा है, लेकिन आप लोग देखिए, सर एगो H2 है ना, एगो बाबू O2 है। देखिएगा बाबू, H2 क्या होता है? H2 मतलब हाइड्रोजन, और O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बाबू एक बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है ना। आने वाले समय में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है, और ईंधन क्या करता है बाबू? जलता है। ईंधन का काम क्या है? जलना। जैसे पेट्रोल क्या एक ईंधन है, अब पेट्रोल जलता है। ये डीजल क्या ईंधन है? किरासन तेल क्या ईंधन है? कोयला क्या है? ईंधन है। ये सब क्या जलता है, और जलता है तो ऊर्जा देता है। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या ईंधन है, और ये जलता है। तो याद रखिएगा, 1.5 लाख किलो जूल, 1.5 लाख किलो जूल ऊर्जा प्रदान करता है। 1 किलो हाइड्रोजन जलाइएगा। हम आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, कॉपिया में नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाता है। हम जो बोलेंगे ना वो ऑब्जेक्टिव आ जाता है। पूछेगा ना कि सबसे अच्छा ईंधन कौन है, या सबसे ज्यादा ऊष्मीय प्रदान करने वाला ईंधन कौन है? हाइड्रोजन बाबू सबसे ज्यादा ऊष्मा देगा। यानी 1 किलो अगर हाइड्रोजन जलाइएगा तो 1.5 लाख किलो जूल ऊर्जा देगा, यानी सबसे ज्यादा ऊष्मा यही देगा। अच्छा, आपको पता है कि किसी भी चीज को, या आग लगाने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहां देखो, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है। बिना ऑक्सीजन के आप माचिस भी नहीं जला सकते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन है तभी माचिस जलता है बाबू, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। यानी देख रहे हैं, ये जलता है, ये जलाता है, यानी दोनों की प्रवृत्ति देख रहे हैं, जलाने वाला काम है। लेकिन जब H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है, यानी अभिक्रिया हुआ, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अभिक्रिया हुआ, नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका नाम है बाबू H2O, जो कि बाबू क्या होता है? जल के नाम से जानते हैं इसको। और बताओ, ये क्या करता है? ये जलता है, ये जलाता है, ये बुझाता है। एकदम अलग गुण हो गया। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये जलता था, ये जलाता था, ये बुझा रहा है। एकदम अलग गुण हो गया कि नहीं हो गया? तो यही बात कहेंगे, यहीं से परिभाषा आपको याद कर लेना है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे से अभिक्रिया करके, है ना, अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला
एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बाबू रे एकदम हल्के में मत लेना, एकदम भी आई है, यहां से सवाल पूछेगा आपसे, हम डायरेक्ट सवाल देते हैं। बिहार बोर्ड में जो पूछ ले है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे या दो उदाहरण दे, है ना। तो पहला उदाहरण तो हम लिख चुके हैं, और उदाहरण देते हैं, सुनिए और उदाहरण लिखिए, और उदाहरण देखिए यहां पे, और उदाहरण क्या हो जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा कार्बन, अच्छा ये करें कि सर इसमें का भिन्न गुण है, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए। देखो बाबू, भिन्न गुण का मतलब ये नहीं कि केवल प्रॉपर्टी, भिन्न गुण का मतलब होता है, गुण का मतलब क्या होता है कि जैसे हम करिया हैं, है ना। गुण का मतलब क्या, हम करिया हैं। गुण का मतलब क्या है, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गुण का मतलब क्या है, ए मास्टर खाली बकैती करता है। गुण क्या मतलब, ये सब गुण है। गुण का मतलब केवल एक तरीके से नहीं, बहुत प्रकार से गुण होता है ना। तो वही बात है, यहां देखिएगा। तो कार्बन क्या होता है, ये ठोस रूप में होता है। कार्बन किस रूप में होता है, ठोस रूप में। अच्छा ऑक्सीजन किस रूप में है, गैस रूप में। देख रहे हैं, ठोस का मिलाप गैस के साथ हो रहा है। अब बनने वाला क्या है बाबू, गैस। बनने वाला क्या है, गैस। तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था में हो रहा है, भौतिक अवस्था में हो रहा है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कुछ देख सकते हैं, एगो कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, आप मिल करके देखिएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अच्छा इसमें और भी बातें हैं, परिभाषा याद हो गया ना बाबू, परिभाषा याद हो गया ना, दो तीन बार बोलोगे, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे बोलिएगा साथे साथे, तब याद होगा। हम तो ऑफलाइन वाला कैसे पढ़ाते हैं बाबू, और लोग याद कर लेता है। तू लोग भी अगर उसी पढ़ेगा तो हम भी उसी पढ़ाएंगे बउआ नियर, एकदम प्रॉपर डिटेल में समझाएंगे आप लोग को। सुनिए आगे, अब कहता है बाबू सुनना, यहाँ पे दो गो चीज दिख रहा है आप लोग को बाबू, एगो तीर दिख रहा है, आ तीर के पहले कुछ लिखल है, आ तीर के बाद कुछ लिखल है, लिखल है ना। अब सुनिए लिखल है तो जरा इसको समझते हैं, ये तीर का है, ये इधर लिखल का है, इसको का है। सुनिए कहता है कि बाबू वह पदार्थ या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, भाग लेता है, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। एकदम छोटा सा शब्द में बोलेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा। जैसे बाबू यहाँ पे हाइड्रोजन भाग ले रहा था, ऑक्सीजन भाग ले रहा था, जब ये दोनों मर्ज किया तो बनता है बाबू जल, जिसको हम लोग H2O कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H2O कहते हैं ना। यहाँ पे देखिए भाग लेने वाला कौन है, कार्बन, भाग लेने वाला कौन है, ऑक्सीजन। जब इन दोनों मिलता है तभी तो अगला वाला निर्माण होता है, तभी तो अगला वाला निर्माण होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ बनाते हैं, है ना, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे बाबू अभिकारक कहते हैं। एकदम रिलेट करो बाबू, रिलेट, क्योंकि एग्जाम में दिमाग रखना है ना, एग्जाम में दिमाग रहेगा, साथ कॉपी और नोट्स नहीं रहेगा। फेयर भी बनेगा, फेयर भी आपका चेक करेंगे, ध्यान रखना, टेस्ट भी लेंगे। हमारा खुद का टोटल लर्निंग ऐप भी है, जहां पे आपको पूरा पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी देंगे, है ना। हमारे पास प्रॉपर जो बच्चा को हम पढ़ाए हैं वो बच्चा का नोट्स भी है, उसी नोट्स को हम आपको फॉलो करवाएंगे, है ना, ध्यान देना। और इतना बात कह देते बाबू, 80 में 80, देखो अब 80 में 80 सर 100 में 100 काहे नहीं बोल रहे, अरे बाबू थ्योरी सेक्शन 80 का होता है, हम थोड़े ना तुमको प्रैक्टिकल का दिमाग ले रहे हैं ना, तुमको तो 80 में 80 की ना तैयारी कराएंगे हम। और तुम लोग इतना दावा ठोकते बाबू, हम जैसे पढ़ा रहे हैं बस खाली तुम उसे ध्यान दे दो, हम जैसे याद करवा रहे हैं, बोल बोल के याद करवा रहे हैं, हमको कोई बोलने का शौक नहीं ना है, हम भी बोलते जैसे करते निकल देते, लेकिन नहीं बाबू, हमको सिखाना है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम इस बार एकदम ठान के हैं बाबू, 2027 फ्री में आपके नाम, एकदम हम आपके हो गए हैं, आप खाली मेरे हो जाइए। बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो लास्ट में आप लोग जरूर जय सरस्वती माता लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता लगे कि हाँ भाई क्लास अच्छा लग रहा है, लोगों के याद हो रहा है। चलिए अब सुनिए बाबू, मैं क्या कह रहा था कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी बाबू तीर चिन्ह के बाएं साइड, तीर चिन्ह के बाएं साइड, इसको क्या कहते हैं, बाएं साइड, बायां साइड। यानी बायां साइड कौन रहेगा,
अभिकारक रहेगा। अभिकारक किसको कहेंगे? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या होता है? तो समीकरण के बाएं साइड होता है। अभिकारक कहां होता है? समीकरण के बाएं साइड होता है। अच्छा, उसके बाद आता है बाबू, इधर भी तो कुछ है सर, इसको क्या कह रहे हैं? तो इसका नाम है बाबू प्रतिफल। अब सुनना कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो प्राप्त होता है ना, या जो पदार्थ बनता है, प्रतिफल कहलाता है। देखो परिभाषा अपने तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। देखना, ये अभिकारक मिल करके, या ऐसे भी बोल सकते हैं, और परिभाषा बता है, सुनिए ऐसे कि, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। भैया रासायनिक अभिक्रिया, ये तीर चिन्ह क्या कर रहा है? ये तीर चिन्ह बता रहा है, ये तीर चिन्ह अभिक्रिया को बता रहा है कि प्रोसेस में है, काम चालू है ना, जो भी काम दिए ना वो चालू हो गया, इंजन स्टार्ट हो ले, है ना। इंजन के पहले के ये सब कंपाउंड मिलाना है। जैसे क्या होता है, रोटी बनाने के लिए क्या होता है? रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, उसको मस्त एकदम गूंदते हैं, है ना, गूंदते हैं, फिर उसको बेलते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि देखो रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको आटा चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको बेलना चाहिए, आपको चकला चाहिए। तो ये सब क्या है? कंपाउंड है जिसके थ्रू रोटी बनेगा। तो ये सब क्या है? ये क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बनाने के लिए हमको कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अभी दोनों रिएक्शन हुआ, है ना, रोटी बना दिए गोल गोल, है ना, गोल बना दिए। आप लोग से गोल बनता है कि नहीं बनता है? हमसे तो नहीं बनता है, भारत के नक्शा बना देंगे, है ना, रोटी नहीं, लेकिन भारत के नक्शा, बिल्ली के नक्शा, कुत्ता के नक्शा हम अपन चेहरों में बना देते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ? अब वो तवा पे गया, अब वो तवा पे चल गया, यानी रिएक्शन हो रहा है। तवा पे गया यानी रिएक्शन हो रहा है, तीर पे आ गए। अब तीर के बाद बनने वाला जो होगा वो रोटी होगा, और जो बनने वाला उत्पाद होगा उसको प्रतिफल कहेंगे, है ना। यानी कह सकते हैं कि बाबू रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ये प्रॉपर बाबू आपको याद रखना है, 2-3 बार बोलते चलिए मेरे साथ, है ना। जैसे और भी देखिए, और भी एग्जांपल है रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे CaCO3, है ना। यहाँ पे क्या हुआ बाबू? हम इसको गर्म कर दिए, इसको गर्म कर दिए तो ये क्या हो गया? टूट गया, टूट गया। देखिए ना, जैसे CaCO3 को गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या होगा? CaO जो कि ठोस अवस्था में है, और CO2 निकला जो कि गैस अवस्था में है ना। अभी अभी सी के गैस अवस्था में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। तो ये सब देखिए, अब ये कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप लोगों के सामने है कि ना। चलिए, अच्छा, अब बाबू सुनिएगा, जैसे आप लोग सुने कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो बहुत तरीके के बात बोल रहे हैं सर। कभी बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था, कभी बोल रहे हैं कि ठोस पदार्थ बन रहा है ना, गैस गैस ठोस और गैस मिला तो ठोस मिला, है ना। मतलब बहुत प्रकार की बातें बोल रहे हैं आप, है ना। तो वही कहते हैं कि रासायनिक जब भी अभिक्रिया होगा, है ना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसकी कुछ विशेषताएं होंगी। तो सवाल यहां से आपके एग्जाम में बनेगा, सवाल यहां से आपके एग्जाम में बनेगा, है ना। सवाल क्या होगा उसको सुनिए। सवाल होगा, या हेडिंग डालेंगे आप लोग कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं लिखें। सवाल ऐसे बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं लिखें। तो हेडिंग क्या रहेगा बाबू? रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। देखो विशेषता 6 गो है, क्या गो है? 6 गो। सबसे पहले उन 6 को याद करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? सबसे पहला विशेषता बाबू, गैस की उत्पत्ति होना। सबसे पहला क्या है? गैस की उत्पत्ति होना। पहले लाइन बाय लाइन सुनते रहो, लिखना मत अभी, है ना। गैस की उत्पत्ति होना, गैस की उत्पत्ति होना, उत्पत्ति होना, या गैस उत्पन्न होना, या बोल सकते हैं, है ना, गैस की उत्पत्ति होना या गैस उत्पन्न होना। उत्पत्ति थोड़ा सा गलत लिख दिया, उत्पत्ति इधर से होगा, ठीक ना। एकदम उच्चारण और, है ना, लैंग्वेज को हम लोग एकदम सही से लिखेंगे। उत्पत्ति होना, ये पहला हुआ, पहला होगा। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकले, है ना। विशेषता यह है ना, गैस निकल सकता है। कुछ हो सकता है कि ऊर्जा मिलेगा, यानी ताप में परिवर्तन होना। दूसरा विशेषता क्या होगा बाबू? दूसरा विशेषता होगा ताप में, ताप में परिवर्तन हो रहा। दूसरा विशेषता क्या है? ताप में
परिवर्तन होना, यानी कभी कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसके गैस में होगा, है ना। देखिए अगला जो होगा, कभी कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा रंग में परिवर्तन होगा। जैसे आप देखते हैं बाबू, पटाखा उड़ाका ब्याह हुआ होता है तब पूरा देखते हैं एकदम आसमान तारा छूटता है, दीपावली के दिन में देखते हैं नीचे एकदम काला काला रहता है, लेकिन जैसी आग के साथ उसकी अभिक्रिया होती है एकदम पटाख एकदम रंगीन लाल पियर हरियर ब्लू नीला सब निकलने लगता है ना। तो कह सकते हैं रंग में परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया है, वो सब जो पटाखा छोड़ रहे हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिस्ट्री है बाबू, है ना। रंग में परिवर्तन, है ना, रंग में परिवर्तन ये भी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है ना। के गो विशेषता हम बोले हैं, हम बोले हैं अभी तक सिर्फ 3 गो बोले हैं। पहला गैस की उत्पत्ति होना या गैस उत्पन्न होना, है ना। दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा बाबू हम बोले हैं रंग में परिवर्तन, और चौथा बाबू आपको याद रखना है अवक्षेप का बनना। चौथा क्या बोले, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब बताते हैं अभी, है ना। अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, इसको बात को पहले समझो, हम सबको बताएं कि अवक्षेप का होता है, ये सब का होता है। देखो अब 5वां नंबर, 4 को तो सीख लिए। पहला क्या है बाबू, पहला क्या है ना, विशेषता बताओ पहले, पहला क्या है, तो आप कहेंगे सर पहला यहां पे है गैस की उत्पत्ति होना। दूसरा क्या है गुरुजी, तो दूसरा हम लोग याद किए हैं, है ना, ताप में परिवर्तन। दूसरा विशेषता क्या है, ताप में परिवर्तन होना, है ना, ताप में परिवर्तन होना। तीसरा विशेषता हम क्या आपको बताए बाबू, तीसरा विशेषता है रंग में परिवर्तन होना, है ना। चौथा विशेषता हम क्या बताए, अवक्षेप, अवक्षेप बनना। चौथा क्या है, अवक्षेप का बनना। और 5वां और अंतिम विशेषता होगा बाबू, देख रहे थे अभी ठोस गैस मिलकर के गैस बना रहा था, यानी अवस्था में परिवर्तन, ये भी तो एक विशेषता है ना। तो 5वां हम लोग बोलेंगे बाबू अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। देखो यहां से 5 नंबर के सवाल बनते हैं बाबू, एकदम ध्यान देना, हम अभी याद करवाएंगे परिवर्तन। देखो एक डेफिनेशन याद होगा और सब के सब लगातार याद करवा देंगे, एगो याद करिएगा सब के सब याद हो जाएगा, अभी के अभी, अभी के अभी। सुनिए अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, अभी ये इसलिए याद करवा दिए कि एग्जाम में आता है 5 नंबर में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखे, 5 नंबर में आएगा, है ना। तो ये पांचों पॉइंट को डिफाइन करना है, ये तो पॉइंट है केवल जो आपको हम याद करवा रहे हैं। पहले ये तो जानो कि पॉइंट है क्या, विशेषता है क्या। पहला गैस की उत्पत्ति होना, पहला क्या है बाबू, बोलिए मेरे साथ, पहला क्या है, गैस की उत्पत्ति होना, है ना। दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या बोले हैं, ताप में परिवर्तन होना। तीसरा क्या बोले हैं, आप लोग सुने ना, तीसरा क्या बोले हैं, तो तीसरा बोले हैं रंग में परिवर्तन होना। चौथा क्या बोले हैं, तो चौथा बोले हैं अवक्षेप का बनना। 5वां क्या बोले हैं, अवस्था में परिवर्तन। अब बारी बारी से हम लोग सीखेंगे कि गैस की उत्पत्ति को सीखेंगे, फिर ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप में। आइए अब चलते हैं, अब चलते हैं पहला गैस में उत्पत्ति होना, एक डिफिनेशन फिर बाकी क्लियर। अच्छा क्या गैस की उत्पत्ति सब जगह होगा क्या, नहीं सर, गैस की उत्पत्ति सब जगह थोड़े होगा। जैसे देख रहे थे क्या हम, ये रिएक्शन था हमारे सामने, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, क्या गैस बना, नहीं सर, ये तो द्रव होता है। ये क्या होता है, ये तो द्रव होता है, जिसको हम लोग तरल बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन ये तो नहीं है गैस। तो ये बात क्लियर है सर, सब रिएक्शन में तो गैस नहीं मिलेगा, हाँ कुछ कुछ रिएक्शन होगा वहां पे गैस होगा। जैसे 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 देखिए अभी, जैसे ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना दिया, गैस बना दिया। इसके अलावा देखो CaCO3 को उस गर्म किए तो क्या मिला, गैस मिला। यानी कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पे रिएक्शन होने के बाद गैस उत्पन्न होता है। यानी कुछ क्या बाबू, कुछ, सब ना कुछ, सब ना कुछ। तो यहीं से एक लाइन याद रखिएगा, है ना, गैस की उत्पत्ति में, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक फल क्रिया, है ना, रासायनिक फल, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है ना, उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे बाबू याद रखना, कोई भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कोई भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, धातु अम्ल में चलेंगे वहां पे भी सीखेंगे इस बात को डिटेल में, लेकिन यहां पे भी थोड़ा थोड़ा जानकारी रखने में क्या जाता है कि नहीं। हाँ तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि मैं धातु है, जिंक क्या है बाबू, एक धातु है ना। बाकी आवर्त सारणी में भी हम आपको सब बताएंगे, आवर्त सारणी जब पढ़िएगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, है ना, आवर्त वर्गीकरण, तो वहां पे आप सब बताएंगे, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक बताएंगे। जैसे पहला रो है ना, पहला रो खड़ा वाला स्तंभ जिसको वर्ग कहते हैं ना, है ना, मेडलिप जी उसको वर्ग कहे हैं, है ना, मोसले जी उसको
है ना वर्ग कहें, तो उनका जो था पहला वाला नियम था, है ना, हमने लिया न कर्ज रब से फरिया लेंगे, बेटा मांगे कार ससुर बाप रोए, दूसरका का, है ना, ये सब ट्रिक मालूम है। जैसे पीरियोडिक टेबल आएगा ना सब अपने आप लिखना चाहिए, पीरियोडिक टेबल खुद बना दीजिएगा, ऐसा ऐसा ट्रिक मेरे पास अवेलेबल है ना। चलिए ऐसा बताते हैं लेकिन के, है ना, देख जिंक है, जिंक को अम्ल के साथ, अम्ल आप लोग जानते हैं H2SO4 सबसे महत्वपूर्ण अम्ल है। जब बाबू रिएक्शन करेगा, तो इधर जगह तो ना है हमारे पास, इधर लिखे है ना, गड़बड़ा जाएगा कहानी, है ना, कहानी गड़बड़ा देते हैं, यहाँ लिख देना नीचे, है ना, जिंक जब H2SO4, आपको सामने लिखना है, आपको सामने लिखना है, हम भी लिख ही देते हैं सामने, यहाँ देखो व्हाइट कलर से लिखेंगे, है ना। जिंक जिंक हो गया, ये क्या बनाएगा बाबू, ध्यान देना, ध्यान देना, है ना, ऐसे यहाँ नीचे में आपको दिख रहा होगा, ये देखो, है ना, ये क्या बनाएगा देखना, यहाँ से क्या होगा, जिंक जो है, यहाँ से क्या है बाबू, जिंक जो है ना, ZnSO4 बना लेगा, प्लस H2 गैस, H2 गैस ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब निकल रहा है। सुनना बाबू, ऊपर की तरफ का मतलब क्या है, निकल रहा है गैस, ऊपर की तरफ जब भी तीर रहेगा तो निकल रहा है ना, ऊपर की तरफ जब भी तीर रहेगा तो समझना कि गैस है जो बाहर निकल रहा है, ठीक ना। तो वही मैंने बताया कि ये क्या है, एक धातु है और ये क्या है, अम्ल है। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो गैस तो निकालेगा, कौन सा गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक रिएक्शन है जो गैस की उत्पत्ति में, तो आपको ये परिभाषा लिखना है, एक रिएक्शन लिख देना है ना, एक रिएक्शन लिख देना है कि Zn जो है बाबू H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, है ना, क्योंकि ई वाला जो इसके साथ मिल गया तो ये बचल है हाइड्रोजन, केवल अकेले बच गया ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। हाइड्रोजन क्या कहेगा कि हम तोरा साथे न रहबो, हम तोरा साथे न रहबो, तू बहुत लड़ाई करता है हमको, तो हाइड्रोजन बेचारा उसको त्याग देगा, किसको, H2SO4 को त्याग देगा और निकल जाएगा छोड़ करके, कहेगा ना कि जा तुमको हम त्याग दिए हैं, तुमको जिसके साथ प्रेम है तुम उसके साथ रहो। तो बेचारा H2SO4 है ना चल गया अपना प्रेमी के पास, अब बेचारा अकेले अपना जिंदगी व्यतीत कर रहा है, बाहर निकल गया, उसको जीवन से त्याग दिया है कि नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है बाबू, अगला हम आपको बताए थे, अगला क्या बताए थे, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का मतलब सुनिए बाबू, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसको ताप हम लोग देंगे और कुछ ऐसी अभिक्रिया होगी बिना ताप के हमको ताप मिलेगा, बिना ताप के। जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं तो क्या बिना आंच के सब्जी बन जाएगा, नहीं गुरुजी, बिना आंच दिले सब्जी थोड़े बनेगा। अच्छा, कुछ ऐसा रिएक्शन है, जैसे आप लोग देखे होंगे खैनी लोग खाते, बुढ़ा लोग देखते हैं खैनी खाते रहते हैं, खैनी खाते देखते हैं ना, मार एकदम ऐसे ठोकले, एकदम मार एकदम मस्त एकदम खैले हैं। खैनी में डालते हैं वो चुन्ना, खैनी में डालते हैं सफेदी, है ना, सफेदी। एक्चुअली में वो सफेदी क्या होता है, देखिएगा, एगो मटका में से लेते हैं, कभी खैनी वनी लाइए जाइएगा तो कहेंगे, जैसे हम अपना बाबा के लिए, अपने दादा के लिए लाते हैं खैनी, तो बोलते हैं कि चुनमो लेते आना, तो चुन्ना हम देखते हैं कि मटका में या टीना में या कोई चीज में रख ले रहता है, पानी के साथे रहता है। तो हम पूछते हैं कि भैया इसमें पानी काहे डाल रहे हैं, ऐसे तो खा सकता है आदमी, तो कहता ना कि अगर ऐसे खाएगा ना तो ये मुंह है ना जल जाएगा। कि काहे जलेगा, तो बोला ना कि देखो अभी दिखाते हैं। तो क्या किया, एगो मटका में पानी लिया और उसमें चूना का पत्थर डाल दिया, अब देखे ना बाबू एकदम फल खल, उसमें नहीं दिया, पानी है, मटका में पानी रखल है और उसमें नहीं दिया, ऐसे रख दिया, अपने आप एकदम उधिया लग रहा है कि एकदम खौल रहा है पानी, खल 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 खल। अगर हाथ डाल देंगे ना बाबू एकदम जल जाएगा हाथ, 100 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा, एकदम खलखला रहा है एकदम, है ना। पानी खोलने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे खोलता है, समझ में आ रहा है बात, कितना एकदम तेज होगा। तो कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि उसमें अभिक्रिया होता है तो उष्मा डायरेक्ट मिलता है, और कुछ होता है कि देना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, कली चूना है, चूना में क्या डाल रहे हैं, पानी। एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली में ऐसा आग नहीं देखेगा, लेकिन ये फोटो में दिखा दिया, एआई का फोटो है, जानते हो ना एआई पागल है ना। तो पनिया डाला तो बस मतलब ऐसा फील होगा कि खोलने लगा है, उष्मा मिलेगा हम लोग को, ऐसा फील होगा, उष्मा मिलेगा, तगड़ा लेवल पे उष्मा मिलेगा, है ना। और है ना, अच्छा ध्यान रखिएगा, जैसे वही लिखा हुआ है कि कली चूना पर जल गिराने पर काफी उष्मा उत्पन्न होती है ना। इसके अलावा और भी अभिक्रिया है जिसको हम लोग उष्मा देते हैं, जैसे आप अभी देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी एक और अभिक्रिया दिए थे अभी, जिसमें उष्मा दिए थे, हम बोले थे, जैसे ये है CaCO3 में हम क्या दिए थे, उष्मा। ये त्रिभुज बना हुआ है ना बाबू, अगर तीर के नीचे अगर त्रिभुज बना हुआ है, समझ लीजिए, तीर के नीचे अगर त्रिभुज बना हुआ है तो समझ लीजिए कि उष्मा दिया जा रहा है ना, उष्मा दिया जा रहा है, ठीक है, उष्मा दिया जा रहा है ना, उष्मा दिया जा रहा है। दो तरह के ताप में परिवर्तन हो सकता है। पहला हम आपको बताए बाबू कि हम क्या होगा कि कुछ में ऐसा होगा कि हमको उष्मा मिलेगा, कुछ में ऐसा होगा जैसे CaCO3 में, है ना, हमको क्या करना होगा, उष्मा देना होगा, तो क्या बनेगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा, है ना, गैस बनेगा। तो यहाँ उष्मा दिया जा रहा है, जबकि कली चूना में क्या है, उष्मा
नहीं दिया जा रहा है, उष्मा ऑलरेडी मिल रहा है हमको, यहाँ पे उष्मा थोड़े दे रहा है, वो तो ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो वही बात है, तो ये भी क्या सब के साथ होगा? नहीं सर, ये कोई भी रिएक्शन सब के साथ नहीं होगा, कुछ के साथ होगा। तो सब में देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप। देखिए यहां तक लाइन सेम है ना, जो सब में है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, है ना, उसमें चलते गैस की उत्पत्ति में, गैस, है ना, गैस उत्पन्न होती है या गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, जैसे Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन किया, रिएक्शन किया का मतलब तीर का चिन्ह रिएक्शन किया का मतलब तीर का चिन्ह, फिर क्या बनाएंगे ZnSO4 और H2 क्या हो जाएगा, छोड़ देगा, उसको त्याग देगा। फिर उसके बाद क्या है, हमने बताया ताप में परिवर्तन। तो फिर बोलेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या तो उष्मा उत्पन्न होती है, बाबू मैंने बोला उष्मा या तो उत्पन्न होगा या तो फिर अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा दी जाती है। सुन लिए, फिर से एक बार बोलेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, बोलिए आप लोग, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है या अभिक्रिया को पूरा करने के लिए उष्मा दी जाती है, अभिक्रिया को पूरा करने के लिए उष्मा दी जाती है। जैसे बाबू अभिक्रिया को पूरा करने, जैसे सब्जी बनाना है, सब्जी भी एक क्या है, सब्जी बनाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सब्जी बन जाएगा, आलू कट जाएगा, आलू सीज जाएगा, तो वापस उसको आलू में बना सकते हैं? नहीं बना सकते, सब रासायनिक अभिक्रिया है। तो उसके नीचे आंच दे रहे हैं कि नहीं, आग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उष्मा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिना उष्मा दे ले क्या सब्जी बन जाएगा? नहीं बनेगा सर, वही बात है ना। तो ये ताप में परिवर्तन हो गया। तो फिर से बोलेंगे, पहला गैस में उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति होना, दूसरा ताप में परिवर्तन होना। गैस की उत्पत्ति का क्या बोले, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होता है, जैसे Zn प्लस H2SO4, H2SO4 से H2 क्या करेगा, कहेगा कि तू दूसरा से प्रेम करता है, अब हम तुमको नहीं रखेंगे, H2 वहां से निकल जाएगा और वो किसके साथ चल जाएगा, अपने प्रेमी के साथ। प्रेमी कौन था, जिंक यानी Zn, तो उसके साथ क्या बना लेगा, है ना, Zn के साथ दोस्ती कर लेगा और वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, एरो का चिन्ह मार देंगे कि बाहर निकल गया गैस, है ना। चलिए फिर उसके बाद हमने पढ़ा ताप में परिवर्तन। तो सब में बाबू कुछ रासायनिक, सब में कुछ रासायनिक, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है या अभिक्रिया पूरा करने के लिए उष्मा दी जाती है। जैसे में आप लिख सकते हो, कली चूना में जल गिराने पर, कली चूना में, है ना, ये सब क्या है, कली चूना, कली चूना में जल गिराने पे क्या मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है। कली चूना में जल गिराने पर उष्मा मिलता है। या इसके अलावा आप एक और उदाहरण ये लिख लीजिएगा, फिर एक और, ये तो हो गया उष्मा मिलने वाला है, उष्मा दिया जाने वाला, तो यही है CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं यानी उष्मा देते हैं, तब CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। तो ये तो हो गया बाबू दूसरा। तीसरा हम बताए थे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या है, जरा इसको समझो, है ना। फिर से वही होगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, है ना, पदार्थों के रंगों में परिवर्तन होता है। किसके बाबू, पदार्थों के रंगों में परिवर्तन होता है ना। फिर से बोलेंगे रंगों में परिवर्तन, और क्या बोलेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप पदार्थों के रंगों में परिवर्तन होता है ना। जैसे में बाबू, जैसे में पोटेशियम पर मैग्नेट के बैगनी रंग के विलयन में, यानी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, पोटेशियम पर मैग्नेट का विलयन का रंग कैसन होता है, सीधा बोलिएगा मास्टर ने हमको पढ़ाया है कैसा, बैगनी रंग का। कैसा, बैगनी रंग का। यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का। अब क्या कर रहे हैं, बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू के रस को डालने पर विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे देख सकते हैं बैगनी कलर का है और ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अम्ल, नींबू क्या है, अम्ल है। अब इसमें नींबू डाल रहे हैं। अब नींबू डालने के बाद क्या होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का विलयन और नींबू का रस, ये दोनों क्या करेगा बाबू, अभिक्रिया करेगा। कैसी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया के दौरान देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट होने लगा है,
जैसे जैसे नींबू का रस जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, यानी बैगनी रंग गायब होता जाएगा, कलर में परिवर्तन हो जाएगा बाबू, और कोई चीज में नहीं, केवल कलर में परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो वही बात बोले, पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालने पर, है ना, विलयन का रंग बदल जाता है या विलयन का रंग गायब हो जाता है, बोल सकते हैं बदल जाता है या गायब हो जाता है, ठीक है। फिर अगला लाइन है बाबू, अगला लाइन है अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या होता है बाबू, इसको समझो। अवक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ। अवक्षेप का मतलब क्या है, ठोस पदार्थ, थोड़ा सा एकदम हार्ड, है ना, हार्ड। तो वही कहते हैं कुछ, सब में कुछ है बाबू, क्योंकि सब एक्यूरेट पूरा नहीं है ना, आपको पहले ही लाइन में समझा चुके हैं, क्योंकि सब जगह ये काम नहीं हो रहा है। हर एक रिएक्शन में थोड़े ना अवक्षेप बन जाएगा, हर एक रिएक्शन में थोड़े ना मतलब कि बाबू गैस मिलेगा, हर एक रिएक्शन में थोड़े ना हमको उष्मा ही देना पड़ेगा या उष्मा ही मिलेगा, ऐसा थोड़े ना है ना। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं बिना उष्मा के होते हैं, उष्मा मिलता भी नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है। तो यही बात है कि अवक्षेप का बनना, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस विलयन में से, है ना, ये क्या लिखा हुआ है ना, गैस विलयन में से, है ना, ध्यान रखना, थोड़ा सा लगता है कि गड़बड़ लिख दिया है क्या, विलयन में से, फलस्वरूप विलयन में से, विलयन में से ये गैस नहीं होगा, वही बात हम भी कहें कि ये गैस नहीं होगा, गैस नहीं होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, रुक जाओ, थोड़ा समय दो, ये लो डेफिनेशन एकदम सटीक लिखेंगे बाबू, जहां एकदम एग्जाम में डायरेक्ट नंबर मिलेगा, कौनो मास्टर काट ही नहीं सकता चेक करे वाला, कहेगी ना ये लड़का समझदार है, बढ़िया से पढ़ के आया, इसको नंबर पूरा मिलना चाहिए। सुनिए, अवक्षेप का बनना कहता है बाबू, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, है ना, विलयन से ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं, विलयन से ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं। जैसे बाबू हम आपको बताते हैं, मक्खन देखे, मक्खन वाला मशीन, मक्खन वाला मशीन में इससे ऐसे 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 औरतियन करते रहती है, एक टाइम आता है कि मक्खनवा अलग हो जाता है, अब पनिया अलग हो जाता है, जब करिएगा एक साथ रहता है, लेकिन जैसे ही मत्था जाता है मंथन के बाद मक्खन अलग छितर जाता है, पानी अलग। तो जो मक्खन होता है कैसा होता है, हार्ड होता है, ठोस होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन रहता तो ठोस के जैसा है, रहता तो ठोस के जैसा है। तो वही प्रकार वही होता है अवक्षेप बनना, वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। तो वही बात है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ध्यान देना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या डाल रहे हैं बाबू, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये जो क्लोराइड है यही अवक्षेप है ना, अवक्षेप है, यही क्या है, अवक्षेप है। ध्यान रखना क्या होता है, यही बाबू अवक्षेप होता है ना, यही बाबू क्या होता है, अवक्षेप होता है, ठीक है। जैसे अगर आप सूत्र लिखिएगा, क्योंकि सूत्र भी लिखना चाहिए हमको, है ना, तो देखिए सोडियम क्लोराइड है, मतलब सोडियम क्लोराइड का मतलब सोडियम और क्लोरीन होगा, यहाँ देखिएगा, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो Na पॉजिटिव होगा और क्लोराइड नेगेटिव होगा, प्लस रिएक्शन होगा, वो प्लस, वो तो चार्ज है कि प्लस है कि माइनस है, आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्लस मतलब अब योग हो रहा है। अच्छा, ये सब अभी प्रोडक्ट, ये सब क्या है बाबू, ये सब अभी कारक है ना, जो अभी क्रिया में भाग लेगा। अभी तो एगो ईल है, एक और है सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है, सिल्वर यानी Ag, और नाइट्रेट का मतलब NO3, नाइट्रेट का मतलब क्या, NO3, और सिल्वर क्या धातु है इसीलिए पॉजिटिव, और अधातु है इसीलिए नेगेटिव। अच्छा, ये दोनों अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया का मतलब तीर चिन्ह, अभिक्रिया का मतलब तीर चिन्ह, और जैसे तीर चिन्ह होगा तो क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, AgCl, है ना, AgCl। अच्छा, इसके साथ साथ बाबू AgCl बनाता है, AgCl बनाता है, ये अवक्षेप है, ये क्या है, अवक्षेप है। तो हमको थोड़ा सा इधर जगह है तो हम पहले इसको लिख, और साथ ही साथ बाबू देखिएगा AgCl बनाता है, ये दोनों देखिए ना आपस में बदला बदली करेगा, आपस में बदला बदली, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखना, यहाँ पर से जो प्रोडक्ट बनेगा NaNO3 प्लस यहाँ पे क्या बना, AgCl। तो हमको तो इसको देखना, नीचे का तीर मारे हैं, अब की कहाँ का तीर मारे बाबू, नीचे का। उस समय से क्या था, ऊपर का तीर था, जब ऊपर का तीर होगा
जब ऊपर का तीर होगा तो समझिएगा गैस बन के निकल रहा है, जब नीचे का तीर होगा समझिएगा क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप मतलब ठोस पदार्थ। तो यहाँ लिखेंगे ये कैसा है, ठोस है। ठोस मतलब कैसा, दही के जैसा। कैसा है बाबू, तो दही के जैसा। हम यहाँ पे लिख देंगे है ना, दही जैसा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए सोडियम क्लोराइड दही के जैसा सफेद होता है। दही भी क्या है, सॉलिड होता है, थोड़ा सा ठोस होता है ना। तो वही दही के जैसा बन जाता है, और इसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं, जो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक ना। तो अवक्षेप क्लियर हो गया। हम आपको बताएं, अब पांचवा वाला कहता है अवस्था में परिवर्तन, यानी कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी ठोस बन जाएगा द्रव में, गैस, ठोस द्रव में या गैस में बदल जाते हैं, है ना। ठोस द्रव या गैस में बदल जाते हैं। फिर से बोलेंगे बाबू, पहला क्या बताए थे, गैस में उत्पत्ति होना, गैस की उत्पत्ति होना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, जैसे जिंक जो है जिंक जो है वह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो H2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, SO4 जिंक के साथ लग जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 के साथ ऊपर वाला एरो, क्योंकि गैस है, निकल रहा है। दूसरा बताए बाबू आपको हम, ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, अपने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, या अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा दी जाती है। जैसे कली चूना पर जल गिराने पर ऊष्मा उत्पन्न होना। कली चूना पर जल गिराने पर ऊष्मा उत्पन्न होना, जैसे फोटो में दिखा रहे थे ऊष्मा मिल रहा था। कली चूना में पानी गिराइएगा तो एकदम खल 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 करने लगेगा, है ना। सेफ्टी से गिराइएगा, कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं। चूना खरीद के ले आइएगा, कहिए कि हमको कली चूना चाहिए, कली चूना बोलिएगा, तो वो आपको देगा। उसमें पानी आराम से सेफ्टी से एकदम प्रॉपर, नहीं तो कहीं लग उग गया, छिटक गया तो जल जाएगा हाथ उत, ठीक है। तो बढ़िया से। या फिर अब दूसरा वाला एग्जांपल के सर, ऊष्मा दी जाती है अभिक्रिया को पूरा होने के लिए, जैसे CaCO3 ऊष्मा दिए, तीर चिन्ह उसके नीचे क्या दिए, ऊष्मा दिए, और फिर क्या बन गया, CaO बन गया, प्लस CO2 बन गया। ये प्रॉपर है। अब सुनिए बाबू, फिर उसके बाद बताए रंगों में परिवर्तन, तो उसका कैसे याद करिएगा, तो फिर सेम बात है सर। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंगों में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थों के रंगों में परिवर्तन होता है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट के बैगनी रंग के विलयन में, पोटेशियम पर मैग्नेट के बैगनी रंग के विलयन में नींबू का रस थोड़ा थोड़ा डालने पर विलयन का रंग गायब होने लगता है, या विलयन का रंग बदलने लगता है, धीरे धीरे करके बदलने लगता है। क्या इतना बात नहीं याद होगा, 3-4 बार बोले हैं, याद तो हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बताए, अवक्षेप का बनना, है ना। चौथा बात क्या है, अवक्षेप का। 3 बातें हो गया, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना क्या है बाबू, तो बोलेंगे क्या कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो दही के जैसा अवक्षेप होता है, दही के जैसा ठोस अवक्षेप होता है, जो दही के जैसा ठोस अवक्षेप होता है। सूत्र क्या था, सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र है NaCl, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब Ag और नाइट्रेट का मतलब NO, Ag का मतलब वो नहीं, बुलाती है ना भाभी अपने भैया को, Ag सुनिए ना, इधर आइए ना, वो वाला Ag नहीं, यहाँ Ag कोई और है, चांदी वाला Ag, पायल वाला Ag, ठीक ना। हाँ, जब ये दोनों रिएक्शन किया तो क्या कर लेगा, अपने आप को इंटरचेंज कर लेगा। तो देखिए प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस के साथ ही जुड़ेगा। Ag किसके Na किसके साथ जुड़ेगा, NO3 माइनस वाला के साथ, और Ag किसके साथ चलेगा, तो वही हो जाएगा NaNO3, है ना, क्योंकि ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये भी प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये दोनों जुड़ गया, इधर जुड़ गया। ये जो है ना ठोस, है ना, ये वाला जो है ये सॉलिड स्टेट में आ गया, है ना, जो अलग हो गया विलयन से, क्या हो गया, अलग हो गया। और ये सॉलिड कैसा होगा, तो दही के जैसा जमा हुआ होगा। फिर उसके बाद बताया अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या बाबू, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन है, यानी ठोस पदार्थ जो है वह द्रव में बदलेगा या फिर गैस में बदलेगा। फिर से बता रहे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है। जो पॉइंट में आधा तो वही बात है ना। यानी यानी ठोस पदार्थ द्रव में या ठोस पदार्थ द्रव में या गैस में बदल जाता है। गैस में बदल जाता है। जैसे मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो कुछ मोम का भाग पिघल जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है, कुछ भाग पिघल कर नीचे गिरता है और कुछ भाग क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। देखते होंगे बाबू दीपावली के टाइम में मोमबत्ती सब लोग जलाता है, मोमबत्ती जलाते तब तक तो लिक्विड गिरते रहता है नीचे, है ना, पिघलते रहता है, यानी तरल रूप में आ रहा है। और दूसरा बात कि सुबह तक देखिएगा वो खत्म भी हो जाता है, कुछ हिस्सा बचल रहता है, कुछ हिस्सा लिक्विड के फॉर्मेट में नीचे जमा हुआ रहता है, बाकी कुछ हिस्सा उड़ जाता है। तो ये हो सकता है ना कि कुछ हिस्सा क्या पिघल करके नीचे आ गया और कुछ हिस्सा जो है सब वाष्प बन के गैस बन के उड़ गया, है ना। तो ये सबसे बढ़िया है अवस्था में परिवर्तन। यानी था ठोस रूप में, मोमबत्ती किस रूप में, ठोस रूप में, उसमें जलाने के बाद यानी अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया हुआ तो कुछ हिस्सा बच गया और कुछ हिस्सा वाष्प बन के उड़ गया। तो यही बात है बाबू विशेषता, यही बात है बाबू विशेषता। क्या विशेषता में कोई दिक्कत? विशेषता कितने? तो 5 गो। पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रहे हैं बाबू, हमको तो इसी पढ़ाने आता है, हम तो यादें करवा के छोड़ते बाबू, बिना याद करवाइले तो हमको कोई है नहीं, है ना। 1 साल की जर्नी है, आपको एकदम इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे कि आप सोचते रहिएगा, है ना। दूसरा हम क्या बोले बाबू? दूसरा हम आपको बताए थे ताप में परिवर्तन। तीसरा हम आपको क्या बताए थे? रंग में परिवर्तन या रंग में परिवर्तन। चौथा हम बताए थे अवक्षेप का बनना। पांचवा बताए थे अवस्था में परिवर्तन, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया तो सीखिए लिए, है ना, अभिक्रिया तो जस्ट सीखे हैं। अब हम लोग सीखेंगे बाबू रासायनिक समीकरण, है ना। रासायनिक समीकरण को सीखने के लिए बहुत आसान टॉपिक है ना। और आपको इससे पहले हमको थोड़ा सा और कुछ लिखना है ना। चलिए, हाँ, एक कुछ बातें भी बतानी है हमको रासायनिक समीकरण जब हम बताएंगे तो, है ना, हमको कुछ और भी बातें बतानी है। जैसे सुनिए, जैसे क्या होता है ना बाबू, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग लेके आए सामान, है ना, जैसे कली चूना लेके आए, पानी लेके आए, डाले, ऊष्मा निकला, है ना, उसको देखें, लेकिन उसको तो हम अपने घर पे किए ना, उसका फार्मूला क्या होगा? अगर मान लिया जब कुछ इन्वेंट किए, देखते होंगे ना कि कुछ दवाई वाई का खोज होता है ना, तो उसका फार्मूला मांगता है। फार्मूला कहाँ है? मूवी में देखे होंगे कि कोई चीज का होता है, कोई दवाई वाई का खोज होता है तो कहता है कि दवाई नहीं चाहिए, फार्मूला दे दो, हम अपने से बना लेंगे। तो फार्मूला कहाँ है ना। वही फार्मूला जो होता है बाबू, उस रिएक्शन को प्रॉपर फार्मूला से दर्शाते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया कर रहा है उसको हमको दिखाना है कॉपी पे, तो वही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से संक्षेप रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से बोलेंगे बाबू, सुनिएगा बढ़िया से एकदम याद करिएगा बाबू, लिखल तो बहुत कुछ मिल जाएगा, याद करवाना सबसे बड़ा मुद्दा है ना। कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को, या सॉरी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र या संकेतों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। वही बात यहां लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों या संकेतों की सहायता से संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार आप मेरे साथ बोलिएगा बाबू, एकदम आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, है ना। मोबाइल एकदम बड़ा स्क्रीन पे कर लीजिए, एकदम चुपचाप बोलते रहिए। पागल समझे तो समझे बाबू, हम और आप पागल, बाकी दुनिया सब सुधरल है कि ना। और रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन बताया जाएगा कि कौन पागल था, है ना। उस दिन बताया जाएगा जिस दिन एग्जाम होगा, है ना। 3 घंटा का एग्जाम होता है बाबू, लेकिन इस 3 घंटा को बहुत बेहतर बनाने के लिए ना, इस 3 घंटा को बहुत बेहतर बनाने के लिए जब आप टॉपर आइएगा ना बाबू, तो बाबूजी के फोन करेगा, अरे तोर बेटवा टॉपर आइला, तू बाबूजी एकदम खुश, एकदम सीना चौड़ा, और बेटा एकदम टॉपर आ गया। कि समझ में आ रहा है? वो खुशी उनके जीवन भर रहेगा। जब जाएंगे ना, जहां पे भी जाएंगे ना, आपके मम्मी जाएगी ना,
देखिए ना, फलाना के टॉपर वाला के मम्मी जीते थे। अरे सोशल मीडिया पे आपके मम्मी पापा क्रेज रहेगा, आप लोगों का क्रेज रहेगा, लेकिन कब? जब आप मेहनत करिएगा, है ना, मेरे साथ पढ़िएगा, याद करिए बाबू, याद याद, है ना। याद जो चीजें ना बाबू सबसे बढ़िया चीज होता है, समझ में आ गया ना तो चीजें याद हो जाती है ना। चलिए, अच्छा हम क्या बता रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या बोले थे कि अभिक्रिया को दिखाना है, अभी शॉर्टकट रूप में देखो ना, अभिक्रिया की है उसको फार्मूला वाला कॉपी में लिखना है, बस ऐसे ही, वही ऐसे ही याद रखे, अभिक्रिया के उसको फार्मूला कॉपी में, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कैसे बोलेंगे, लिखना होगा एग्जाम में, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, है ना, भाग लेने वाले पदार्थ को, है ना, उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है कि नहीं। जैसे कि मान लिया जाए कली चूना लाए, तो कली चूना का सूत्र लिख दिए, है ना, इधर पानी डाले, पानी का सूत्र लिख दिया, दोनों को मिला रहे हैं तो प्लस वाला साइन दे दिए कि मिला रहे हैं, और उसके बाद क्या मिला, जो मिलेगा उसको लिख देंगे। देखा, छोटा रूप हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया, और बड़े आराम से कोई दूसरा कोई देखा हाँ ये कली चूना मिलाना, पानी मिलाना, तुरंत मिलाएगा, वो भी बना लेगा, है कि ना। तो ये रासायनिक समीकरण का फायदा है ना। आता है रासायनिक समीकरण के फायदे भी आता है, एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। जैसे में बाबू, जैसे में बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे में आपका बहुत सारा अभिक्रिया है ना, जैसे H2 प्लस O2 क्या बना देगा, H2O, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण बाबू दो प्रकार के, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्या ये बात याद हो गया ना। बहुत VBI ये पूछेगा रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, एकदम VBI बाबू, एकदम VBI लगा दो, एग्जाम में पूछ देगा 27 के लिए, है ना, 27 के लिए पूछेगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे। तो बड़े आराम से बोलिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों या संकेतों की सहायता से, है ना, संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है कि ना, है कि ना। जैसे H2 प्लस O2 H2O, जैसे C प्लस O2 CO2, है कि ना बाबू। हाँ चलिए, अब सुनिएगा रासायनिक समीकरण बाबू कितने प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला संतुलित, दूसरा असंतुलित। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात आती है बाबू कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहेंगे, किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक सवाल आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यह सवाल आता है, और शायद लगता है कि 2026 में ऐसा ही कुछ आया हुआ था, संतुलित वाला से रिलेटेड कोई एक सवाल था, हम जहां तक देखे हैं पेपर को, है ना। बाकी हम पेपर तो यूट्यूब पे कराएंगे ही कराएंगे। पहले हमारा कर्तव्य है बाबू कि प्रॉपर हम डेली बेस पे क्लास दे, डेली बेस पे क्लास दे, और 2-3 महीना लगातार पहले हम आपको क्लासे देंगे, 2-3 महीना तक लगातार क्लासे देंगे, अल्टरनेट में, एक दिन साइंस एक दिन मैथ, एक दिन साइंस एक दिन मैथ, एक दिन साइंस एक दिन मैथ करके, ठीक है। चलिए, तो संतुलित रासायनिक समीकरण पे आते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी। तो बोलेंगे यदि समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे देखिएगा बाबू, संतुलित क्या कहता है कि इधर इधर पहले बताओ तत्व का नाम क्या है। सबसे पहली बात देखो, दोनों ओर का मतलब, दोनों ओर का मतलब समझ रहे हैं, एक साइड अभिकारक आएगो प्रतिफल, दूगो ये ना है भैया, इधर तो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के पहले अभिकारक होगा जो भाग लेता है और नया पदार्थ का निर्माण करता है, और दूसरा अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसी को प्रतिफल कहते हैं। तो दोनों का मतलब समझ रहे हैं, एगो अभिकारक एगो प्रतिफल। तो बोलेंगे कि अभिकारक के साइड परमाणुओं की संख्या, तत्व के परमाणुओं की संख्या, और प्रतिफल के साइड तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण, समान नहीं होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो बड़ा बढ़िया से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं बाबू, है ना। बोलेंगे यदि रासायनिक समीकरण के, है ना, यदि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के तत्व, दोनों ओर का मतलब अभिकारक और प्रतिफल, है ना, यहां मेंशन कर सकते हैं, आगे दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे, आगे मेंशन कर लीजिएगा, या आप लिख सकते हैं मुजमानी भी, है ना, आप खुद से भी लिख सकते हैं। यदि समीकरण के दोनों ओर, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, अभिकारक एवं प्रतिफल, ब्रैकेट बंद, है ना, यदि समीकरण के दोनों ओर का मतलब अभिकारक एवं प्रतिफल, ब्रैकेट बंद, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब मुझे देखो, क्या यह समीकरण संतुलित है
कि नहीं है? कैसे देखते हैं सर, थोड़ा सा गाइड करिए। आइए सुनिए मेरी बात को बढ़िया से। चलिए यहां बताइए पहला तत्व का नाम क्या है? आप कहेंगे गुरुजी तत्व का नाम हाइड्रोजन है। बाबू रे याद तो करना पड़ेगा, 9वीं क्लास में पढ़ना था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब आपको खुद है होमवर्क रहेगा बाबू कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु संख्या, है ना, परमाणु का चिन्ह, है ना, चिन्ह मतलब सूचक, जैसे H को हाइड्रोजन कहते हैं, O को ऑक्सीजन कहते हैं, Ca से कैल्शियम कहते हैं, C से कार्बन कहते हैं, N से नाइट्रोजन कहते हैं, है ना, P से फास्फोरस कहते हैं, K से पोटेशियम कहते हैं। ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा याद करना होगा, ठीक है? तब आपको तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। ये एक साइड हो गया, तीर के ही पूरा एक साइड, तीर के बाद एक साइड, तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अच्छा हाँ, दो गो तत्व दिखा ना, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो गो तत्व दिखा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अच्छा देखिए बाबू, हाइड्रोजन के गो दिख रहा है, दो गो। अच्छा इधर अब आएंगे, हाइड्रोजन देख लिए ना, इधर इस साइड आओ, कहूँ हाइड्रोजन है नहीं सर। अच्छा इसके आगे रहेगा, सुनिए अब कुछ कुछ बात सीखते चलिए, अभी सीखने के लिए आए हैं आप हमारे साथ। अगर सुनिए बाबू, देखिए जब नीचे है तो दो लिखल है मतलब दो गो हाइड्रोजन, जब नीचे है तो दो लिखल है तो दो गो हाइड्रोजन। अब सुनिए बाबू, अगर आगे में गुना कर दिए ना, दो लिख दिए ना, तो अब दो गो नहीं, इन दोनों को गुना करो तो दो दुना का चार गो हाइड्रोजन। के गो हाइड्रोजन? चार गो हाइड्रोजन। के गो हाइड्रोजन? चार गो हाइड्रोजन। फिलहाल अभी नहीं है तो अभी नहीं है तो ना है ना, है ना। ऐसे मान लिया जाए, कभी कभी ऐसे भी आएगा, ब्रैकेट रहेगा, ऐसे के अंदर दो है और यहाँ पे तीन रहेगा, कुछ ऐसे भी रहेगा कभी कभी, तो इन दोनों को फिर से गुना करिएगा, तीन दुना का छह गो। तो अगर हम बोलेंगे दो है, होल होल इसको कहते हैं होल थ्री, तो के गो ऑक्सीजन तो छह गो ऑक्सीजन। ये सब बात जानकारी आप याद रखिए, चाहे आगे रहे चाहे नीचे रहे बाबू, गुना होगा। क्या होगा? गुना होगा। ये सब बात याद रखिएगा ताकि हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बात याद रहे कि हाँ एगो गुरुजी थे जो बताए हैं ये सब बात। अच्छा यहाँ के गो ऑक्सीजन बाबू तो दो गो, पहले हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन दो गो, यहाँ देखेंगे बाबू हाइड्रोजन दो गो। सर अभी तक तो मामला एकदम समटाइल है, हाइड्रोजन इधर अभिकारक साइड में भी दो गो और प्रतिफल के साइड भी दो गो, तो अभी तक तो कोनो दिक्कत नहीं है। आइए ना दिक्कत होगा, आइए ना दिक्कत होगा। ऑक्सीजन के गो? बोलिएगा सर दो गो। यहाँ पूछेंगे के गो? आप बोलेंगे एगो। गुरुजी गड़बड़ा गया कहानी, है जा दो गो ऑक्सीजन है जा एगो। तब बताओ क्या तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं सर, तत्वों के, है ना, परमाणुओं की संख्या समान नहीं। क्यों नहीं समान है? यहाँ ये हाइड्रोजन तो समान था, कौनो एगो नहीं समान हुआ ना तो असंतुलित, कौनो एगो नहीं समान हुआ तो क्या? असंतुलित। तो इसको संतुलित बनाया जा सकता है, संतुलित कर सकते हैं। तो सब एक के क्लास में सीख लीजिएगा का, सब एक के क्लास में सीख लीजिएगा का, बताइए, है ना। और भी दिन के लिए रखेंगे कि ना रखेंगे, है कि ना बाबू? सब एक के दिन नहीं सीखना चाहिए, बस इतना याद हो गया ना, परिभाषा भी याद हो गया। चलिए अच्छा वही बात हम यहाँ पे ले लेते हैं, परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, जैसे समझिए कि यदि समीकरण के दोनों ओर के बगल में यहीं पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाबू, आप लोग ब्रैकेट में डाल दीजिएगा अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल, है ना, अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित कहेंगे। अब वही डेफिनेशन होगा, यदि समीकरण के दोनों ओर अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित। जैसे आप लोग बता सकते हैं H2 प्लस O2, यहाँ क्या बना दिया? H2O। ये क्या संतुलित था? नहीं गुरुजी, हाइड्रोजन तो संतुलित था लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं था, है ना, ऑक्सीजन संतुलित नहीं था। इसके अलावा संतुलित वाला के उदाहरण दीजिए, तो संतुलित वाला के भी उदाहरण दे देंगे, इसमें कौन सा बड़का बात है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो बाबू, कार्बन के गो? एगो। ऑक्सीजन के गो? ऐसे देखो, कार्बन के गो? एगो। कार्बन के गो? एगो। कुछ ना तो एगो है, कुछ ना तो एगो है, कुछ ना तो एगो है, ठीक ना। अच्छा ऑक्सीजन के गो? दू गो। ऑक्सीजन के गो? दू गो, है ना। अगर दू आगे गुना रहेगा तो गुना करके बोलेंगे, आई के गो हो जाता, दू गो हो जाता, ठीक ना। तो फिलहाल दू से गुना नहीं करेंगे अभी। तो ये क्या संतुलित है और ये क्या है? असंतुलित है ना। बात क्लियर है आप लोग? बात क्लियर है ना। क्यों नहीं असंतुलित है? यहाँ पे आप ऐसे करके एरो मार के लिख दीजिएगा, यहाँ के गो है? एगो, है ना, यहाँ के गो है? एगो, है ना। आप लोग ऐसे बनाइएगा आप लोग खुद, है ना। यहाँ के गो है? एगो। यहाँ के गो है? दू गो। अच्छा यहाँ पे भी नीचे देख लीजिए, यहाँ दू गो, यहाँ भी दू गो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दू गो है लेकिन ऑक्सीजन क्या है? एगो है, ऑक्सीजन के गो, इसीलिए असंतुलित हो गया, इसीलिए क्या हो गया? असंतुलित हो गया, है ना, है ना। बात क्लियर है बाबू?
बात क्लियर है? तो अब बाबू हम आपको एक सवाल देंगे। अब बाबू हम आपको एक सवाल देंगे, आप इस सवाल को करके आइएगा, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क देना बहुत जरूरी है बाबू, नहीं तो बाबू तुम्हारी सब बंगट है, बंगट ब से बंगट है ना, तो तुम लोग का होमवर्क रहेगा। हम आपको संतुलित असंतुलित बता दिया, अच्छा होमवर्क भी कैसे बनाना है वो भी बता देते हैं। जैसे कह रहा है ये सवाल बड़ा भी आई है बाबू, लिख लो 2027 के लिए। कहता है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर कैसे लिखना है? तो अंतर वाला सवाल जब भी आए बाबू तो एक लाइन तो सबसे पहले लिखना है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में निम्न अंतर है, और डैश दे देंगे, डैश डैश इसको डैश बोलते हैं, है ना, डैश दे देंगे और दो भाग में डिवाइड करेंगे। एगो पहले क्या है संतुलित, तो पहले संतुलित, और दूसरा का क्या है असंतुलित, तो फिर दूसरे साइड में असंतुलित। और उसके बाद बाबू सबसे पहला बात उसकी परिभाषा लिखिएगा। सबसे पहला बात आप क्या लिखिएगा? परिभाषा। इधर भी क्या चलेगा? परिभाषा। परिभाषा हम बताए ना, अभी बताए बाबू, यदि समीकरण के दोनों ओर यानी ब्रैकेट में क्या बोलेंगे, अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण, और बोलेंगे यदि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर यानी कि ब्रैकेट में डाल देंगे अभिकारक एवं प्रतिफल, ब्रैकेट में डाल देंगे अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के परमाणु की संख्या समान न हो तो उसे असंतुलित कहेंगे। इधर दूसरा नंबर में हो जाएगा जैसे, है ना, जैसे एक उदाहरण दीजिएगा। इधर भी दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? जैसे, है ना, जैसे। तो दो हो गया, 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में थोड़े आएगा, 2 नंबर में आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं बाबू? तो दोनों बात तो लिखावल है, देखिए दोनों बात लिखा, बस उसको खाली आपको लिखना है ना। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं की सूचनाएं, तो ये हम लोग अगली क्लास के अंदर चलेंगे बाबू। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि 1 घंटे का क्लास प्रॉपर हम आप सभी के बीच में आए हैं। और आप लोग मुझे बताना बाबू कि ये चैप्टर आप लोग को मैंने जो पढ़ाया है 1 घंटे का क्लास, आप लोग को कैसा लगा। और ये जरूरी नहीं कि ये पहला ही चैप्टर है तो ऐसा है, मैं हमेशा आप लोग को इसी तरीके से प्रयास करूंगा कि इससे भी बेहतर आपको याद करवाऊं। याद करवाने का जरूरी है बाबू, देखो पढ़ाना और नोट्स बनाना ही तक हमारा कर्तव्य नहीं रहता है। हमारा मेरा मकसद ये है ना कि हम जो पढ़ाए ना आपको यहाँ तक याद हो जाए। अब लगले आप लोग नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाइए फेयर, जिसको हम लोग कहते हैं फेयर बनाइए। आप फेयर बनाने के बाद लगले फेयर बनना चाहिए। आप फेयर में बाबू लाल, काला और देखो लाल, काला और बुल्लू, ये 3 कलम का इस्तेमाल करना। लाल, काला, बुल्लू, 3 कलम का इस्तेमाल करना। और जितना सुंदर फेयर बनाओगे ना बाबू, उतने पढ़ने टाइम जब रिवीजन करोगे उतने मजा आएगा, क्योंकि क्या दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कहोगे ना यार कितना मस्त कॉपी बनाए हम, खुद खुश लगेगा, उसको पढ़ने में मजा आएगा, है ना। और वो फेयर जो है ना बाबू अंतिम क्षण में काम देता है, महामैराथन के टाइम देता है नोट्स एकदम प्रॉपर, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग फेयर बनाइए और उस चीज को दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए, दोबारा याद करिए। और भाई हैं, आपके दीदी हैं, आपके जो भी हैं, है ना, जो भी आपके माता पिता अगर शिक्षित है तो उनको दीजिए और कहिए कि हमसे पूछने के लिए। जैसे हमने आपको पढ़ाया कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, ये सवाल शायद आया हुआ है, तो आप बताइए उनको, आपसे पूछिए कि ऐसे ऐसे करके हमसे पूछिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, उदाहरण बोलिए आप, है ना। अब बाकी हम अगली क्लास के अंदर चलेंगे, है ना, क्योंकि एक दिन में तो सब चीज खत्म नहीं किया जाएगा, है ना। डिटेल से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिएगा बाबू। और बस उम्मीद यही है कि आप लोग वीडियो को फैला दीजिएगा दोस्तों के बीच में पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।